जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी। इस टॉपिक के अंदर हम बहुत इनिशियल स्टेजेस से एंशिएंट एरा से स्टार्ट करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि सेल बायोलॉजी का ये जो सब्जेक्ट है ये किस तरह डेवलप हुआ। आज के टॉपिक में विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल। सेल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया, उसके बाद न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, दैट इज अ वेरी बिग थिंग इन द हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी। और मिनस सेलुला ई सेलुला की एक बहुत बड़ी टर्म है जो सेल बायोलॉजी में यूज होती है, ये किसने दी थी, इसका मतलब क्या था। और फाइनली विल टॉक अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द फील्ड ऑफ सेल बायोलॉजी, फॉर एग्जांपल श्लीडन एंड श्वान की कंट्रीब्यूशंस। देखिए, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, आपको कुछ हिस्टोरिक इवेंट्स का समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हिस्ट्री में कौन कौन सी कौमें किस किस टाइम पे जो हैं वो डेवलप्ड रहीं, दुनिया पे गालिब रहीं। मिसाल के तौर पे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस की बात करते हैं तो सबसे पहला सुनहरी दौर जो शुरू होता है वो ग्रीक्स का है, यूनान के लोगों का है। ग्रीक्स के बाद इस्लाम का सुनहरा दौर आता है। रोमन्स भी उसमें कुछ अरसा तक गालिब रहे दुनिया पे। ग्रीक्स के बाद कुछ अरसा के लिए रोमन्स, फिर गोल्डन एज ऑफ इस्लाम शुरू होती है। और गोल्डन एज ऑफ इस्लाम के बाद वेस्ट ने तरक्की की और वेस्ट के लोग आगे आए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। सो आज हम क्योंकि सेल थ्योरी की बात करने जा रहे हैं तो मैं भी डिस्कशन का आगाज ग्रीक दौर से ही करूंगा। देखिए, आज से 2000 साल पहले, 2500 साल पहले किसी को भी नहीं पता था सेल क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग क्या होते हैं। किसी को कुछ नहीं पता था ऑन द साइंटिफिक बेसिस। सो हर एक साइंसदान या हर एक फिलोसफर जो भी बात करता था वो बेस्ड ऑन हिज और हर ऑन एक्सपीरियंसेस करता होता था। और उनमें से बहुत सारी बातें ऐसी होती थी जिनका एक्सपेरिमेंटली किसी भी चीज तक किसी किस्म का ताल्लुक नहीं होता था। सो फैक्ट्स शुरू से डेवलप होना शुरू हुए, लोगों को चीजें पता लगना शुरू हुई, बट जो चीजें उनकी समझ में आती थी या जो उनको पता चलती थी वो 100% करेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होती थी। बट अगर हम हिस्टोरिकली ये जो जर्नी है सेल बायोलॉजी के हवाले से लोगों की देखें तो इसमें हमें सबसे पहला नाम जो मिलता है वो ग्रीक दौर का मिलता है। और वो साहब हैं अरिस्टोटल साहब, जिनको हम उर्दू में अरस्तु भी कहते हैं बेटा। ये साहब थे जिन्होंने सबसे पहले सेल बायोलॉजी के हवाले से थोड़ा बहुत काम किया, अपनी कुछ राय और अपनी कुछ गुजारिशात जो थी वो लोगों के सामने रखी। इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। अरिस्टोटल ने कहा था कि एनिमल्स एंड प्लांट्स आर समहाउ रिलेटेड। इन्होंने कहा जी एनिमल्स और जो प्लांट्स है ना, मुझे ऐसा लगता है ये किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से रिलेटेड लाजमी है। अब कोई ना कोई रीजन उन्होंने देखी होगी। देखिए, उस टाइम पे ये बात भी बहुत बड़ी थी कि कहां एनिमल्स जो मूवमेंट करते हैं, जिनकी रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस होते हैं, जिनके बच्चे होते हैं, फिर उनकी नस्लें बढ़ती हैं, एक कंप्लीटली डायनामिक लाइफस्टाइल है एज कंपेयर टू द प्लांट्स। एक बिल्कुल स्टैटिक लाइफस्टाइल है। एक पौधा जहां पे बीज लगा उसका बड़ा हुआ सारी उम्र वहां गुजार जाएगा। तो एक बहुत बड़ी बात थी। बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल बायोलॉजी बात सही है अगर हम आज देखें कि प्लांट्स भी लिविंग हैं और एनिमल्स भी लिविंग हैं। बट एट दैट टाइम डेफिनेटली ये थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक था। तो अरस्तु साहब इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस, इन द हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी सबसे पहले बंदे थे जिन्होंने कोई लॉजिकल बात की। और अरस्तु के बाद फिर एक सिलसिला चल निकला लोगों का जिन्होंने सेल बायोलॉजी के हवाले से काम किया और जिनके बारे में हमने इस टॉपिक में पढ़ना है। अब अरस्तु के बाद सेल बायोलॉजी की जर्नी को समझने के लिए जी हमें इस्लाम की जो गोल्डन एज है उसको कंप्लीटली पास करना पड़ेगा। डेफिनेटली इस्लाम में भी बहुत ज्यादा काम हुआ इस्लाम की गोल्डन एज में, बट जो चीजें हमारी बुक में मेंशन्ड हैं जिनको हमने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है उनकी अगर हम बात करें तो हमें एक लंबी छलांग लगानी पड़ती है और हम पहुंचते हैं इन द मॉडर्न एज ऑफ वेस्ट, जिसमें वेस्ट के लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से। वैसे मुस्लिम्स का काम बाकी फील्ड्स में काफी ज्यादा है, स्पेसिफिकली सेल बायोलॉजी में कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि जो मुस्लिम्स थे वो ज्यादातर मेडिसिन या फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरफ उनका रुझान था कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू द सेल बायोलॉजी। सो जो दूसरा इंपॉर्टेंट नाम हमें देखने को मिलता है वो ज़कारियास जॉनसन साहब का नाम है, जिन्होंने माइक्रोस्कोप बनाई थी, खुद बनाई थी पहली कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें 2 लेंस लगे हुए थे, जो कि हम माइक्रोस्कोप के टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अब ये जो सीरीज ऑफ द साइंटिस्ट हैं, सीरीज ऑफ द पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड इन द सेल बायोलॉजी, इनको याद करने के लिए आप इस टेबल का भी सहारा ले सकते हैं जिसमें हर एक बंदे का नाम, उसकी रेलिवेंट डेट, जब उसने कोई भी बड़ा काम किया और उसका कारनामा मेंशन्ड है। बट दीज आर अ वेरी फ्यू थिंग्स।
हमें किताब के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, दैट आई एम गोना एक्सप्लेन विद यू पीपल हेयर। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जी ज़कारियास जॉनसन के बाद रॉबर्ट हुक साहब का। ये जो रॉबर्ट हुक साहब हैं, ही इज द सेकंड पर्सन आफ्टर द अरिस्टोटल दैट वी नीड टू रिमेंबर। रॉबर्ट हुक साहब की कंट्रीब्यूशन ये है जी कि इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। अब सेल को इन्होंने कैसे डिस्कवर किया, वो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इन्होंने एक्चुअली प्लांट्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया। इन्होंने अपनी एक माइक्रोस्कोप बनाई थी स्टूडेंट्स, और उस माइक्रोस्कोप के थ्रू इन्होंने प्लांट का एक सेक्शन लिया और उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया। अब ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब इन्होंने उस प्लांट के पोर्शन को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो इन्हें जो स्ट्रक्चर्स नजर आई वो हनी कॉम्ब की तरह थी। जैसे शहद की मक्खी का छत्ता होता है जिसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने होते हैं, उस तरह के स्ट्रक्चर इनको रॉबर्ट हुक साहब को प्लांट के कॉर्क वाले हिस्सा में नजर आई। अब वो जो हनी कॉम्ब के खाने होते हैं उसकी तरह की ये स्ट्रक्चर थी। तो इन्होंने ये समझा, ये अज्यूम किया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इस तरह के छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलकर बने होते हैं, और इन्होंने उन कंपार्टमेंट्स को नाम दिया सेलुलाए का। कुछ लोग इसको सेलुला भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको सेलुलाए भी बोलते हैं। फिर ये सेलुलाए जो था ये वक्त के साथ साथ स्टूडेंट्स चेंज होके सेल बन गया। सो ये जो डिस्कवरी ऑफ सेल की बात है, डिस्कवरी ऑफ सेल का सहरा है, ये हम रॉबर्ट हुक साहब के सर पे बांधते हैं। अगर कहीं आपको एमसीक्यूज आता है कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो वी विल स्ट्रेट अवे टॉक अबाउट द रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के बाद अगले हमारे पास जो साहब हैं, ही इज द एंटोनियो वॉन लीवनहुक। लीवनहुक साहब जो थे, इनका काम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने एक्चुअली पॉन्ड वाटर लिया, साइंसदान थे, माइक्रोस्कोप थी, इन्होंने पॉन्ड वाटर लिया, और जब पॉन्ड वाटर को इन्होंने ऑब्जर्व किया तो इन्हें बहुत छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिजम्स नजर आए, बहुत छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिजम्स नजर आए, और इन्होंने उन ऑर्गेनिजम्स को एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम दे दिया। इन्होंने कहा जी ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हैं एनिमालिक्यूल्स। एनिमालिक्यूल्स। सो अब अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनके डिस्कवरी के हवाले से जो हमारे पास सबसे पहला नाम आता है स्टूडेंट्स, वो एंटोनियो वॉन लीवनहुक साहब के बाद का आता है। लीवनहुक साहब के बाद जो अगले साइंसदान थे वो थे जी जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क साहब। ये इनका कंप्लीट नाम था, हम इनको लामार्क भी सिर्फ कह लेते होते हैं। लामार्क साहब जो थे, इन्होंने टिश्यूज की इंपॉर्टेंस बताई। इनका जो मेन काम था, इनका जो मेजर काम था, वो टिश्यूज के हवाले से था। सो लामार्क साहब के हवाले से जो आपको बात करने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है, दैट इज कि इन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू के हवाले से काफी काम किया, और अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो सेल बायोलॉजी में की। इनके बाद एंटोनियो वॉन लीवनहुक साहब के बाद जिक्र आता है जी रॉबर्ट ब्राउन साहब का। रॉबर्ट ब्राउन साहब जो थे, इनके एंड पे, इनके स्टेक पे एक बहुत बड़ा काम है, और वो काम है जी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का। देखिए ऐसा तो नहीं है कि न्यूक्लियस बाद में बना था, सेल पहले बन गया था। डेफिनेटली फ्रॉम द मिलियंस ऑफ ईयर्स न्यूक्लियस सेल के अंदर मौजूद होता था, बट रॉबर्ट ब्राउन साहब के अलावा nobody was able to sort of discover the nucleus in the cell for the very first time with the help of microscope. So he was the first one जिन्होंने माइक्रोस्कोप के थ्रू सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। रॉबर्ट हुक साहब के बाद दो लोग हैं जी हमारे पास, श्लीडन और श्वान साहब, मैथियस श्लीडन एंड थीडर श्वान। मैथियस श्लीडन और थीडर श्वान का जो काम है स्टूडेंट्स, प्राइमरीली वो टिश्यूज के ऊपर था। जो मैथियस श्लीडन साहब थे, इनका काम प्लांट से रिलेटेड था प्राइमरीली। इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। इन्होंने प्लांट्स के टिश्यूज को बहुत डिटेल में ऑब्जर्व किया, और इन्होंने कहा कि देखिए जी प्लांट्स जो है ना, जो प्लांट्स हैं, दे आर द एग्रीगेट्स ऑफ द सेल्स। जो प्लांट्स के टिश्यूज होते हैं ना, प्लांट टिश्यूज, दे आर एग्रीगेट
ऑफ सेल्स, ये सेल्स के एग्रीगेट है, यानी आपको प्लांट का जो टिश्यू इतना बड़ा नजर आता है वो एक्चुअली टाइनी टाइनी सेल से मिलकर बना हुआ है। ये एक्चुअली थीडर श्वान साहब ने कहा था, मैथ्यू स्लीडन साहब ने, उनके बाद थीडर श्वान साहब का जिक्र आता है। तो ये जो थीडर श्वान साहब थे, इन्होंने यही बात एनिमल्स के हवाले से की थी। मैथ्यू स्लीडन का काम प्लांट्स के हवाले से था और जो थीडर श्वान साहब थे उनका काम एनिमल्स के हवाले से था। इन्होंने कहा कि जी एनिमल्स आर एग्रीगेट्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। सो एक्चुअली काम दोनों का एक ही लाइन पे था, एक ही सिम्त पे था, बट इनमें बेटा फर्क ये था दोनों में कि जो श्लीडन साहब थे उनका काम प्लांट से रिलेटेड था और श्वान साहब जो थे इनका काम एनिमल से रिलेटेड था। यही दो लोग थे एक्चुअली जिन्होंने आगे जाके इन फ्यूचर सेल थ्योरी की बुनियाद रखी। इनके साथ तीसरे जो साहब थे उनका नाम रुडोल्फ विर्चू था, जिन्होंने जो कि ये तीन लोग मिले और इन्होंने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। अब सवाल ये है कि रुडोल्फ विर्चू साहब का क्या काम था। देखिए, इन्होंने वो टर्म दी थी जो मैंने आपके साथ इनिशियली डिस्कस की, ओमिनस सेलुला ई सेलुला। ये एक जर्मन फ्रेज है, ओमिनस सेलुला ई सेलुला, और इसका अंग्रेजी में मतलब ये बनता है कि ऑल न्यू बोर्न सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। देखिए, उस टाइम पे एक कॉन्सेप्ट था एक बायोजेनेसिस का, लोगों को इतना ज्यादा शऊर नहीं था और लोग ये समझते थे कि जो जिंदा चीजें हैं वो नॉन लिविंग थिंग से खुद ब खुद जनरेट हो जाती हैं। सेल्स नॉन लिविंग मटेरियल से खुद ब खुद जनरेट हो जाते हैं। एक बोतल में पानी मौजूद हो और वो मौजूद रहे 2, 4 दिन, 5 दिन, तो उसके अंदर सेल्स ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। अब ये बिल्कुल एक फॉल्स थ्योरी थी, बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट था जिसको आके रेक्टिफाई किया रुडोल्फ विर्चू ने। रुडोल्फ विर्चू साहब ने कहा आज तुम लोगों को जितने भी सेल्स नजर आते हैं दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। कोई भी एक सेल ऐसा मौजूद नहीं हो सकता जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स से मिलकर नाम बनाओ, जो खुद ब खुद ही बन गया हो, ऐसा हो नहीं सकता। उसके लिए इन्होंने ये स्टेटमेंट दी, ओमिनस सेलुला ई सेलुला। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, सेल बायोलॉजी की ये एक बुनियाद थी। बट यहां पर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और वो बात यह है कि रुडोल्फ विर्चू साहब जो थे उन्होंने इसके कोई एक्सपेरिमेंटल, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं दिया था। ही जस्ट पुट अप अ स्टेटमेंट, ही जस्ट पुट अप अ हाइपोथेसिस और अ थ्योरी जिसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया गया था। और ये काम किया लुईस पास्चर साहब ने आके। लुईस पास्चर ने ये जो कॉन्सेप्ट था विर्चू साहब का कि ऑल न्यू सेल्स आर मेड फ्रॉम द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स, इसको आके उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 बोतल्स ली और एक बोतल में पानी भर के उसको बाहर वैसे खुले में हवा में रख दिया, और दूसरी बोतल में पानी भर के उसको कंप्लीटली एयर टाइट सील करके कहीं पे रख दिया जहां पर हवा का गुजर इतना ज्यादा नहीं था। अब जब हफ्ते, 1.5 हफ्ते, 2 हफ्तों के बाद उन्होंने इन दोनों बॉटल्स में मौजूद पानी को देखा तो वो पानी जो उन्होंने बाहर रखा हुआ था उसमें कुछ माइक्रोब्स पैदा हो गए थे। अब नाउ दैट वाज द पॉइंट जहां पर वो लोग जो ए बायोजेनेसिस को सपोर्ट करते थे वो कहते थे कि ये देखो ये ऑर्गेनिजम्स पैदा हो गए ना, बट एज कंपेयर टू दैट वो बोतल और उस बोतल में मौजूद पानी जो उन्होंने सील करके एयर टाइट करके ऐसी जगह रखा था जहां पर हवा का गुजर नहीं था, उसमें एक भी ऑर्गेनिज्म नहीं बना था। अब यहां पर विर्चू साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा देखिए ये पानी जो है इसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि इसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स पैदा कर दिए, माइक्रोब्स पैदा कर दिए। इंस्टेड हवा में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से माइक्रोब्स पैदा हो गए। तो ये जो माइक्रोब्स पैदा होते हैं ये खुद ब खुद पैदा नहीं हो जाते, इनके पीछे कुछ ना कुछ ड्राइविंग फोर्स होती है। और जब मजीद तहकीक की गई, मजीद रिसर्च की गई तो पता चला कि एक्चुअली उन माइक्रोब्स के छोटे छोटे स्पोर्स या छोटे छोटे सेल्स या लार्वाज या इस तरह की चीजें हवा में मौजूद होती हैं और वो हवा के थ्रू उड़ के पानी तक या इस तरह के मीडियम्स तक पहुंचती हैं जहां से वो ग्रो कर जाते हैं। तो ए बायोजेनेसिस का जो कॉन्सेप्ट था वो इस तरह बिल्कुल फॉल्स हो गया। ये थे साइंटिस्ट, उनकी कंट्रीब्यूशंस। आपको ये सारे वन लाइनर याद करने होंगे फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और कुछ डेट्स भी याद करनी होंगी फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक द डेट फॉर द रॉबर्ट ब्राउन, लाइक द डेट फॉर द रॉबर्ट हुक। ये डेट्स आपको याद करनी होंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पोर्टल के थ्रू पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।